Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Boys. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर नॉर्मल क्लेचर के बारे में आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। तो पहले वही आपका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे कि भाई एक नोट्स लेते हैं। सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल small efforts, right? Repeated day in and day out. Very very important. तो सक्सेस पाना चाहता है क्योंकि हर किसी को सक्सेस चाहिए, है ना। तो हर किसी इंसान को सक्सेस चाहिए, हर किसी बच्चे को सक्सेस चाहिए, हर किसी बच्चे को रिजल्ट चाहिए। ठीक है, वो जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, या फिर जो जो भी जिस भी फील्ड में है, इवन इस स्पोर्ट्स फील्ड में जो भी जाना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, नीट का एग्ज़ाम देगा, जो एक आईआईटी के अंदर ड्रीम कॉलेज है वहाँ पे जाना चाहता है, उसके बाद इंजीनियर बनना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, अलग अलग तरीके से, है ना। बहुत से बच्चों का ड्रीम यूपीएससी रहता है, राइट। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, तैयारी करते हैं। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि एकदम से तो सब कुछ पॉसिबल होता नहीं है, रिजल्ट एकदम से आप टॉपर नहीं बन सकते हो, ठीक है। और अचानक से आपका जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक नहीं आ सकता है, ठीक है, या फिर जो भी आपका सिलेक्शन है वो एकदम से तो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमें एक काम क्या करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल एफर्ट्स। ये जो यहाँ पे एक वर्ड है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। स्मॉल एफर्ट्स का मतलब क्या क्या है आपको मैं ये थोड़ा समझाता हूँ। स्मॉल एफर्ट्स का मतलब ये है, सबसे पहले स्मॉल एफर्ट्स को पूरा करने के लिए बच्चों टीचर, एक अच्छा टीचर चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा टीचर चाहिए, ठीक है, तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो भी अच्छा टीचर है आपको बहुत ही सही ढंग से आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ठीक है। हम लोग नीट के एग्ज़ाम की बात करेंगे, हम लोग जेई के एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो एक अच्छा टीचर आपको उस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसके रिस्पेक्ट में कैसे इजी मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इजी, इजी लॉजिक से, इजी मेथड से आपको कैसे टीच कर सकता है और वहां तक आपको लेके जाएगा, राइट। और उसके बाद क्या है कि जो भी चीज़ पॉइंट है, टीचर एक अच्छा हो, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चों स्टूडेंट हैं उनका रोल क्या है रिजल्ट के लिए। तो उनको घर जाके डेली स्मॉल एफर्ट्स का मतलब बच्चों में बता रहा हूँ, इसका मतलब घर जाके आपको डेली रिवीजन भी आपको करना है, डेली आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करते समय जो भी डाउट्स होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी किसी भी कॉन्सेप्ट में लेके, उसको अंडरलाइन करो और डेली आप टीचर से आके पूछ सकते हो, या अभी जो ऑनलाइन सिचुएशन चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें आप डेली डाउट्स जो हैं ग्रुप पे डाल सकते हो, या पर्सनली डाउट डाल सकते हो, या कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हो, राइट। तो मैं आपके लिए बिल्कुल हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों स्मॉल एफर्ट्स में बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, बाकी आपको जो भी इंजॉय करना है बिल्कुल करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो भी चीज़ें डेली पढ़ाई जाती हैं, है ना, इवन बोर्ड्स के टीचर भी आपको जो पढ़ाते हैं, वो डेली चीज़ें हमको कवर करनी है, उनको रिवाइज करना है, उनको रिवीजन करना है। रिवीजन में कई इश्यूज हैं वो टीचर से पूछना है, बस इतना ही काम करना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है। और यही स्मॉल एफर्ट्स है बच्चों, यही स्मॉल एफर्ट्स हम लोग डालेंगे, पेरेंट्स को बोलने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो आप ये स्मॉल एफर्ट्स डालो, आप समझदार हो, और धीरे धीरे हर रोज हम थोड़ा 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 प्रयास करेंगे, और एक दिन मुझे क्या होगी बच्चों, हम लोग सक्सेस के द्वार तक पहुंच जाएंगे, गेट तक पहुंच जाएंगे, जिससे हमें जो चीज़ चाहिए वो हम आराम से बिल्कुल पा सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, और उसकी वजह से ही आप एक सक्सेसफुल पर्सन भी बन सकते हो। तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो आपके थे उसमें नेमिंग सिस्टम क्या, उनका आयोपेक क्या है, उनके अंदर उनके जो नेमिंग सिस्टम है, उनका जो नाम है वो कैसे रखा जाएगा, क्या रूल्स होगा, उस पर हम लोग करेंगे डिस्कशन, बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, राइट।
नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो हमारा नोमेनक्लेचर है या जो बच्चों नेमिंग सिस्टम है ना, वो किस तरीके से होगा उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला बच्चों जो सिस्टम आता है, ठीक है, वो आपका रहता है सिस या ट्रांस। जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिन के साथ एंटी, सिन के साथ एंटी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड सिस्टम, थर्ड सिस्टम की तरफ अगर बच्चों हम लोग मूव करें तो यहाँ पे ई के साथ जेड सिस्टम। तो जनरली आपको तीन टाइप के सिस्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सिस्टम इज सिस एंड ट्रांस सिस्टम, सेकेंड सिस्टम इज सिन एंड एंटी सिस्टम, थर्ड इज ई एंड जेड सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों, सिस एंड ट्रांस सिस्टम को समझते हैं। तो सिस एंड जो ट्रांस सिस्टम है, सिस एंड ट्रांस सिस्टम मैंने शॉर्ट में लिखा है CNT। सिस एंड ट्रांस सिस्टम के अंदर हम लोग कैसे क्या एप्लीकेबल करते हैं, तो आपको मैं डिस्कस किया था बच्चों एल्कीन, याद होगा। एल्कीन के अंदर हम लोग सिस और ट्रांस को एप्लीकेबल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड भी यूज कर सकता हूँ कि सिस एंड ट्रांस सिस्टम इज एप्लीकेबल when at least two atom or group are present, two atom or group are present on restricted rotation system। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो एक मैंने लाइन जो आपको बताई है इसके बारे में कि हम सिस और ट्रांस जो है ना, वो नोमेनक्लेचर हम लोग प्रीफिक्स में यूज करेंगे, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। हम वह एल्कीन के साथ कैसे देखते हैं, तो मैंने बोला ये सिस्टम कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन एटलीस्ट टू डिफरेंट ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम आपको मिल रहा था, आपको पता है रोटेशन, लेकिन ये जो ग्रुप थे बच्चों ये तो आपके रोटेट कर रहे थे स्पेस में, जिसकी वजह से न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं बच्चों एग्जांपल। सबसे फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ, आप ध्यान देना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज ए और यहाँ भी मैंने ए ले लिया। तो आप बताओ बच्चों ये सिस है कि ट्रांस है? बिल्कुल आंसर दिख रहा है कि बच्चों ए और ई दोनों क्या है, सेम साइड में है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग सिस किसको बोलते हैं, तो सिस बोलने के पीछे ये तो देखो बच्चों यहाँ पे CH3 है, एक ग्रुप ये है तो ये भी आपका CH3 है। तो समझ में आएगा सिस का मतलब मैंने जनरलाइज किया था बोट फॉर्म से। किससे बच्चों कंपेयर किया था मैंने? बोट फॉर्म से मैंने कंपेयर किया था, है ना। तो बोट फॉर्म क्या आपको बन रही है, तो अगर ए और ए को देखो तो बच्चों देखो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अगर CH3 को नीचे देखोगे तो यहाँ से आपको इस तरीके से डबल बॉन्ड मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे जो आप दोनों फॉर्म को देखो तो बोट फॉर्म से आपकी कंपैरिजन बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ पे सिस होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिस वर्ड का यूज जो करते हैं उसमें मैं बोल सकता हूँ सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। अगर ऐसा होगा तो बच्चों यहाँ पे हम सिस जो होगा एज ए प्रीफिक्स, ध्यान देना, एज ए प्रीफिक्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और जो हमारा नोमेनक्लेचर एज इट इज रहता है आयोपैक के अंदर हम लोग उसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब जरा बात करते हैं अपन ट्रांस की तरफ कि भाई जो ट्रांस होगा उसको हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं इसी को मैं रोटेट करके आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ए ले लिया है, मैंने ए को बच्चों नीचे लेके आया और CH3 को मैं यहाँ लेके इन पोजिशन में इंटरचेंज कर दी। बाकी ये CH3 यहाँ पे ही रहा और ऊपर यहाँ पे ये CH3 पहुंच गया। डिग्री के अराउंड बॉन्ड एंगल दिखता है तो भी हम सिस यूज कर सकते हैं। तो मैंने एरियल डिस्टेंस के साथ भी बात करी थी और एंगल के साथ भी बात करी थी, बोर्ड फॉर्म के साथ भी बात। अब किसी भी फॉर्म को लेके आप समझ सकते हो, आंसर आपका ठीक बैठेगा। यहाँ तो कोई ये ए है, यहाँ पे ए है, दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बच्चों यहाँ से क्या दिख रहा है,
यहाँ से ये एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, आप देखो ध्यान से, ये देखो ये एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे क्या था कि ये ए और ए आपके सेम साइड में थे, ठीक है। तो जब ये अपोजिट साइड में है तो मैंने बोला था कि जो कार्बन डबली बॉन्डेड है उसके पास डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो वो बच्चों यहाँ भी दिख रहे हैं, वो यहाँ भी दिख रहे हैं, दोनों जगह आपको दिख रहे हैं। तो ये वाला फॉर्म कौन सा होगा, तो आपको यहाँ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इसे जनरलाइज करूँ तो बच्चों देखो ये फॉर्म लगभग आपको एक किस तरीके से आपको दिख रही है, ये बीच में तो आपका डबल बॉन्ड आ गया, एक यहाँ पे इस तरीके से ए पार्ट, एक आपका इधर है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये बच्चों मैंने जनरलाइज की थी चेयर फॉर्म। अगर आपको याद होगा ये कौन सी फॉर्म थी, ये आपकी चेयर फॉर्म थी। अगर ये चेयर फॉर्म थी तो मतलब ये ट्रांसफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ CH3 के स्पेक्ट्रम भी तो देख सकते हो, दोनों ही दो, किसी के कोई दिक्कत नहीं होगी। आप CH3 को जरा चेक करो तो ये बोट, ये आपकी जो चेयर फॉर्म है ऐसी बन जाएगी इस तरीके से, मतलब यहाँ पे एक CH3 हो जाएगा, एक CH3 यहाँ पे। तो ये भी चेयर फॉर्म, अगर ये चेयर फॉर्म है तो मतलब ये ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेगा। बात समझ में आ रही है। तो सिस और ट्रांस, तो ट्रांस में सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, मैं बोल सकता हूँ कि जो सेम ग्रुप होंगे वो बच्चों आपको अपोजिट साइड में देखने को मिलेंगे। अगर अपोजिट साइड के अंदर सेम ग्रुप मिल जाते हैं तो उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को लेके, तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे। देखो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल हुआ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाउ दिस इज CH3 एंड दिस इज हाइड्रोजन। यहाँ पे लिया है मैंने CH3 एंड दिस इज हाइड्रोजन। बताओ CH3 आपको सेम साइड में मिल रहे हैं, यस और नो, जल्दी से बताओ आंसर। ये CH3 और एक ये CH3 दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, सेम साइड में। अगर ये दोनों CH3 सेम साइड में होंगे तो आपको आंसर बताने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला भी था कि सेम साइड में हो या फिर आपको यहाँ पे बोट फॉर्म दिख रही हो तो हम डेफिनेटली उसको सिस बोल सकते हैं, इट इज सिस आइसोमर। बट इसका बच्चों नेम क्या होगा, मैं अगर इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका आयोपेक जो नेम होगा वो क्या होगा। तो इजी है, सिस और ट्रांस हम लोग लगाते हैं बच्चों कहाँ पे, एज ए प्रीफिक्स वर्ड प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो देखो सिस सबसे पहले आ जाएगा, सिस के बाद यहाँ पे नंबरिंग करके देख लो आप किधर से भी। तो नंबरिंग में करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये आपका 4। तो क्या आंसर होगा, सिस के बाद आपका हाइफन देन 2 हाइफन देन आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटीन। बताओ ये जो 2 जो मैंने डिजिट यूज किया है ये ENE के लिए यूज किया है, ENE की जो पोजीशन है वो सेकेंड कार्बन पे है, तो सिस 2 ब्यूटीन इसका नाम हो गया। क्या बात ये समझ में आ गई, सिंपल सा आंसर था, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी में ही चेंज करके, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाउ दिस इज हाइड्रोजन एंड CH3 और एक CH3 अपन ने यहाँ लगा लिया और एक हाइड्रोजन। बताओ जरा इसका नाम क्या होगा। तो नंबरिंग करना आसान है, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 एंड 4। अब ऊपर से भी नंबरिंग कर सकते हो, वही आयोपेक जो हम लोगों ने पढ़ा था वही रूल्स बच्चों, जो हम लोगों ने IUPAC पढ़ा था वही सेम रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, डेप्थ में पढ़ा था, ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो यहाँ से क्या नाम इसका हो जाएगा, बट ध्यान देना कि बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो आपका प्रीफिक्स ट्रांस आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको चेयर फॉर्म बन रही है। देखो ध्यान से, चेयर फॉर्म बनने की नहीं बन रही है, अगर चेयर फॉर्म बनी तो ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस देन हाइफन देन 2 देन आपका, और जो वर्ड है उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग बीच में हाइफन वर्ड का यूज करते हैं, ये आपके हाइफन है, ठीक है। हर एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाउ दिस इज एसिड ग्रुप एंड दिस इज अ हाइड्रोजन, और यहाँ पे यह हाइड्रोजन ले लिया, इधर मैंने ले लिया बच्चों COOH। बताओ इसका नाम क्या होगा, बहुत ही आसान है, आपको पता है नंबरिंग कहाँ से शुरू होने वाली है, नंबरिंग बच्चों आपकी फंक्शनल ग्रुप से शुरू होने वाली है ना, प्रायोरिटी कोऑर्डिनेट। तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 क्या होगा आपको दिख रहा है, पहले कंपैरिजन कर लो, ये चेयर फॉर्म है कि बोर्ड फॉर्म है, मुझे तो बोर्ड फॉर्म दिख रही है, आपको भी बोर्ड फॉर्म दिखेगी, राइट। तो अगर ये बोर्ड फॉर्म है तो बच्चों सिस यहाँ से हम लोग एज ए प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, नाम हो जाएगा आपका सिस देन हाइफन 2 एन आपका हो जाएगा ब्यूट, पहले ENE आएगा, ENE में से ई निकाल देना, ये हम लोगों ने पढ़ा था जैसे डाईओइक और एसिड, डाईओइक एसिड, ये आपको बात समझ में आ रही है। जिसका एक कॉमन नेम बच्चों बहुत पॉपुलर होता है, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड मैलेइक एसिड, ठीक है, ये भी इसका जो कॉमन नेम है बहुत पॉपुलर है, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो इसमें आप ये देखो
कि जो एसिड लगा है वो बच्चों कहाँ कहाँ पे लगा है। वो एक 1 पे लगा है, 4 पे लगा है, तो मैंने 1 और 4 तो कहीं लिखा नहीं है। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे उनकी पोजीशन भी तो देनी है। तो ओइक के सामने आप यहाँ इसके पहले 1,4, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे देखो आपका यहाँ एसिड है, यहाँ पे देखो तो आपका यहाँ पे फोर्थ कार्बन, मतलब एक्चुअली अगर मैं 1,4 लिखता हूँ, क्या वो सही होगा? बिल्कुल सही हो सकता है क्या? क्योंकि 1 कार्बन पे एसिड नहीं है भाई। ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है ये सेकेंड कार्बन से ज्वाइन है, तो मैं इसको 2, एसिड, और यहाँ पे देखो 3 कार्बन पे एसिड ग्रुप लगा है। तो अगर लॉन्ग चेन हम काउंट करेंगे तो लॉन्ग चेन के अंदर टोटल 4 कार्बन इंक्लूड होंगे। मैंने बताया था कि अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आते हैं कार्बन कंटेनिंग, तो वहाँ पे अगर मैं कार्बन को इंक्लूड करूँगा तो पूरी की पूरी लॉन्ग चेन जाएगी। अगर कार्बन इंक्लूड में नहीं करूँगा तो फिर उनके नेम हम लोग कार्बोक्सी से बनाते थे, अगर याद होगा प्रीफिक्स में। तो यहाँ पे इसका नाम होगा सिस 2 ब्यूट इन। ENE की पोजीशन बच्चों आपको 2 पे दे रखी है, वो बिल्कुल सही है। और डाई ओइक से पहले 2,3 आपका डाई ओइक एसिड यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका इसका नाम। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ फिर से इसी में चेंज करके, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। नाउ दिस इज COOH, और यहाँ भी लिखूंगा मैं COOH। मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की है बच्चों। ये पोजीशन हाइड्रोजन के ऊपर ला देते हैं और एसिड की पोजीशन नीचे कर देते हैं, बाकी इधर मैंने सेम रखा है। और यहाँ पे आ गया आपका हाइड्रोजन। बताओ क्या होगा? पहले तो कंपैरिजन कर लो, शीशे की ट्रांस है तो सिस और ट्रांस को कंपैरिजन करने के लिए ये हो गया, ये आपको चेयर फॉर्म मिल रही है। तो चेयर फॉर्म का मतलब हो गया आपका ट्रांस। अगर ये ट्रांस हो गया है तो फिर नाम करना आसान है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रांस यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स, और फिर यहाँ पे वही 2 आ जाएगा, और बाकी आपका ब्यूट इन हो जाएगा। और डाई ओइक एसिड जो हम लोग यूज करेंगे उसके पहले आपको पोजीशन देनी पड़ेगी। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो तीसरे कार्बन पे एक एसिड है, यहाँ पे दूसरे कार्बन से एसिड लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं पोजीशन दे देता हूँ बच्चों क्या, 2,3 डाई ओइक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है, दिस इज कॉल्ड फ्यूमरिक एसिड। इसका कॉमन नेम आपका फ्यूमरिक एसिड रहता है, तो ध्यान देना है, ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स पे और देखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ब्रोमीन है, जल्दी से आंसर टिक करो। मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको और देता हूँ यहीं पे, ठीक है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बताओ नेक्स्ट में मॉलिक्यूल लेता हूँ कार्बन डबल, तो आप फर्स्ट का आंसर बताओ। यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया, एक क्लोरीन मैंने यहाँ कर दिया है। इसको हम ब्रोमीन की जगह मैं क्या करता हूँ, क्लोरीन कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। क्लोरीन यहाँ पे, बाकी आपका ये ब्रोमीन। तो बताओ इन दोनों में क्या दिख रहा है? पहले वाले में देखो बच्चों, कंपैरिजन करो, क्या दिख रहा है? क्लोरीन क्लोरीन क्या है सेम साइड में, तो मतलब ये आपका हो गया है बोट फॉर्म। अगर ये बोट फॉर्म है तो सिस इज द आंसर, समझ में आ गया होगा। सेकेंड फॉर्म में क्या है, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे है। ये भी हम जरा कंपेरिजन करें तो बच्चों क्या दिख रहा है, ये चेयर फॉर्म दिख रही है। अगर चेयर फॉर्म दिख रही है तो मतलब यहाँ पे आपको ट्रांस मिल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल। मैं जरा नेक्स्ट मॉलिक्यूल इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन की हेल्प से जरा मैं बनाता हूँ, और इसको हम लोग देखते हैं। इस तरीके से मैंने एक मॉलिक्यूल बना दिया। जरा इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से कर देते हैं इसको, यहाँ पे ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। बताओ फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? तो पहले तो बच्चों कंपैरिजन ही कर लो। कंपैरिजन करने से आपको आंसर पता चल जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बोर्ड फॉर्म है कि चेयर फॉर्म है? देखो ये इथाइल पार्ट है, ये भी इथाइल है, यहाँ मिथाइल होगा, ऊपर भी मिथाइल होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका मिथाइल होगा और इधर भी आपको ये मिथाइल मिलेगा, और यहाँ पे आपका इथाइल पार्ट होगा और ये भी आपका इथाइल पार्ट होगा। तो देखो सेम ग्रुप ऑन सेम साइड आपको दिख रहे हैं, मतलब यहाँ से आपको बोट फॉर्म मिल रही है। तो बोट फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, सिस। बाकी आयोपेक आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, आसान है। अच्छा इस मॉलिक्यूल के बारे में बताओ क्या दिख रहा है? ये इथाइल यहाँ पे, ये इथाइल है यहाँ पे, ये इथाइल है और ये भी आपका इथाइल है। यहाँ बात करेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ भी आपका ये मिथाइल है। तो सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड बच्चों दिख रहे हैं मुझे, तो आपको भी दिख रहे होंगे सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। तो मतलब यहाँ से आपको मिल गया ये ट्रांस आइसोमर आपको यहाँ क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया सिस और ट्रांस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आएगा सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे सिन एंड एंटी सिस्टम।
सिन और एंटी सिस्टम के अंदर हम लोग कैसे देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे बनेगा और कहाँ पे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिन और एंटी में। पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हम सिन और एंटी को पहले इसको अप्लाई कहाँ करते हैं। तो देखो, सिन का मतलब समझ लो। सिन का मतलब होता है सेम साइड। सिन का मतलब होता है बच्चों सेम साइड। क्या सेम साइड होना चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी। एंटी का मतलब आपको अच्छे से पता है। एंटी का मतलब हो जाएगा अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड में जो भी ग्रुप लगे होंगे तो उसको हम लोग एंटी वहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो ये एप्लीकेबल कहाँ पे होता है वो आप मैं यहाँ पे बताता हूँ। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन एटलीस्ट एटलीस्ट one lone pair is present. One lone pair is present on restricted rotation system. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जो बच्चों मैंने लाइन लिखी है वो आपको समझ में आएगी। हम सिन और एंटी सिस्टम को अप्लाई कहाँ करते हैं। सिन का मतलब सेम साइड, एंटी का मतलब अपोजिट साइड। तो वहाँ पे जब हम वन लोन पेयर, और बच्चों जरा मुझे बताओ याद करके, वन लोन पेयर हम लोगों ने कहाँ पे बात करी थी। तो वन लोन पेयर की बात हम लोगों ने दो जगह करी थी। एक जगह तो बच्चों हम लोगों ने बात करी थी इमाइन सिस्टम में, अगर आपको याद होगा, और सेकंड हम लोगों ने बात करी थी ऑक्साइम सिस्टम में। इमाइन सिस्टम में और ऑक्साइम सिस्टम में। इमाइन सिस्टम क्या था बच्चों? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, बाकी एक आपका लोन पेयर था, याद होगा। दिस इज इमाइन सिस्टम। और ऑक्साइम सिस्टम, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था, यहाँ पे एक OH ग्रुप था और यहाँ पे आपका इस तरीके से लोन पेयर था, आपको याद होगा। ऑक्साइम में दो पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो ऑक्साइम में हम लोगों ने पढ़ा था कीटो ऑक्साइम के बारे में, ठीक है, कीटो ऑक्साइम के बारे में। और सेकेंड ऑक्साइम हम लोगों ने पढ़ा था एल्डो ऑक्साइम। आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने ये भी बताया था कीटो एग्जाम में कहाँ पे आइसोमर्स आपको ज्योमेट्रिकल मिलेगा, एल्डो एग्जाम में कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो कीटो एग्जाम में कहाँ पे नहीं बच्चों बनाता, जरा याद करके बताओ मुझे। जो भी आपकी सिमेट्रिकल कीटोन थी, ठीक है ना, जितने भी सिमेट्रिकल कीटोन आपको मिलेंगे तो वहाँ पे आपको कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। जब भी सिमेट्रिकल कीटोन रिएक्शन करेंगे आपके हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो वहाँ से आपके कार्बन पे दोनों एक ही जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके पास सेम ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई चांस नहीं है कि वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। एल्डोक्साम में एक ही केस था। कौन सा वाला केस था जरा बताओ? आपका ये था फॉर्मल्डिहाइड, आपको पता होगा। फॉर्मल्डिहाइड के बारे में मैंने बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा, फॉर्म का मतलब वन कार्बन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो अगर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन सेम मिल जाएंगे तो फिर आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी नहीं बनेगा, ये आपको वहाँ बताया था। तो हम सिनो एंटी वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे कम से कम एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बच्चों पाई बॉन्ड की वजह से होता है और रिंग की वजह से भी होता है, हम लोगों ने पूरा देखा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे सिनो एंटी को हम लोग समझते कैसे हैं। तो सिनो एंटी को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्साइम, ठीक है। ऑक्साइम को हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ पहले एल्डो ऑक्साइम के बारे में, ठीक है। एल्डो ऑक्साइम के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो एल्डो ऑक्साइम में जैसे यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा बेटा, ये C डबल बॉन्ड हो गया। आपको पता है कि यहाँ पे हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं ले सकते हैं, तो मैंने डिफरेंट एल्डिहाइड लिया है, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2, यहाँ पे आपका OH, एक आपका यहाँ लोन पेयर होगा। तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा बताओ बच्चों? यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। इजी ट्रिक आपको बताई थी मैंने, ये यहाँ से क्या होगा, दो से दो हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, तो वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट होने के बाद यहाँ क्या बने, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड इसके पास एक लोन पेयर। बैलेंस ही बच्चों 5 होती है, आपको पता है नाइट्रोजन की है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है। और बाकी आपका यहाँ पे एल्काइल पार्ट और ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन। तो आप जरा बताओ, इसको मैं सिन बोलूँ या एंटी बोलूँ? मैं इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, OH को मैंने ऊपर कर दिया और लोन पेयर, मैंने बताया लोन पेयर बेटा कैसे ट्रीट करना है, एज ए स्यूडो एटम, ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे एल्काइल पार्ट, बाकी आपका यहाँ पे हाइड्रोजन। तो मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने सिंपल यहाँ पर रोटेशन कराया है बच्चों किसका, मैंने OH को ऊपर लेके गया और लोन पेयर को मैं नीचे लेके आया। तो एक सिस्टम तो आपको यहाँ से पहले मिल गया और दूसरा सिस्टम मैंने ये बना लिया, ठीक है। बट क्वेश्चन है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनेगा, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो देखो बच्चों, सिन जो हम यूज करेंगे ना, सिन जो हम एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन एंड OH, प्लीज ध्यान देना, जहाँ पे हाइड्रोजन एंड OH ये दोनों ग्रुप आपके क्या हो, सेम साइड में हो।
अगर सेम साइड में हाइड्रोजन और OH होता है, सेम साइड में, राइट, सेम साइड में अगर आपका हाइड्रोजन OH होगा तो हम लोग सिन एज प्रीफिक्स यूज करेंगे। और बाकी आपको दूसरा आंसर पता चल रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे एंटी जो प्रीफिक्स हम लोग कहाँ यूज करेंगे। तो रूल्स कहता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन एंड OH ये दोनों के दोनों ग्रुप अगर आपको अपोजिट साइड में होते हैं, कहाँ होते हैं बच्चों, अपोजिट साइड में होते हैं रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन सिस्टम के, तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे एंटी वर्ड जो है जी प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे। तो अब आंसर आप जल्दी से बताओ मुझे देख के यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें आंसर क्या होगा, ये सिन होना चाहिए कि एंटी होना चाहिए। देखो यहाँ पे H और OH बोथ आर ऑन सेम साइड, अगर सेम साइड में है तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिन, या आपका सिन हो जाएगा। अच्छा एंटी दे रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे यह हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे ये OH, बोथ आर इन अपोजिट साइड, बोथ आर इन अपोजिट साइड, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज एंटी। क्या बिल्कुल बात समझ में आ गई, सिन का मतलब कैसे और एंटी का मतलब क्या। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से बताता हूँ, सिन का मतलब जो हाइड्रोजन और OH आपके सेम साइड में होंगे रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन सिस्टम के, तो वहाँ पे सिन यूज करेंगे अपन प्रीफिक्स। एंटी कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड में होगा उस पर हम लोग वहाँ पे एंटी यूज करेंगे। ये हो गया एल्डोक्साइम। अब हम बात करेंगे कीटोक्साइम की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हेडिंग लेने वाले हैं कीटोऑक्साइम। तो कीटोऑक्साइम के अंदर हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि सिन और एंटी कैसे बनेगा। तो बच्चों आपको पता है कीटोऑक्साइम में वहाँ बताया था मैंने अनसिमेट्रिकल, मतलब फोकस किया था, ये बताया भी था इसकी स्टार्टिंग में भी कि अनसिमेट्रिकल कीटोन का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर चाहिए। तो बेटा अनसिमेट्रिकल कीटोन ही आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर GI आपके डिफाइन करेंगे। अगर सिमेट्रिकल कीटोन आ गया तो फिर आंसर बनने वाला नहीं है। तो चलो इसके एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा समझते हैं, एक बार यहाँ पे रिएक्शन को लिख लेते हैं। और देखो तो बच्चों ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका एल्काइल पार्ट, ये आपका डिफरेंट एल्काइल है, मैंने R डैश लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो R है वो नॉट इक्वल टू आपका R डैश है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन, और यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं दिस इज NH2 और नाउ दिस इज सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा आपका OH और इसके पास होगा एक लोन पेयर। तो इजी ट्रिक बच्चों पता है कि यहाँ से क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल फटाफट से बाहर निकाल दो और बताओ आंसर क्या बना। यहाँ से मैंने देखो H2 और O मैं यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने एलिमिनेट कर दिया। जैसे एलिमिनेट किया तो यहाँ से आंसर क्या बन गया, यहाँ से कार्बन हो गया एल्काइल पार्ट, यहाँ से ये डिफरेंट एल्काइल पार्ट है, बाकी डबल बॉन्ड, यहाँ से नाइट्रोजन, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, बाकी आपका ये OH हो गया। तो बताओ जरा एक फॉर्म तो आपको ये मिल गई है, क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे सिनो एंटी हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। बेटा कीटोक्स देखो एल्डोक्साइम में क्या था, OH और H को लेके हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव पोजीशन को लेके, सेम साइड में तो सेम, अदरवाइज आपका एंटी H और OH। लेकिन कीटोक्साइम में क्या सेम रूल वही OH और H वाला एप्लीकेबल होगा, नहीं, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे तो सिर्फ OH आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन तो नहीं दिख रहा है ना, तो H और OH वाला जो रूल होगा वो यहाँ पे प्लीज बच्चों एप्लीकेबल मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिन कैसे देखेंगे और एंटी को हम लोग कैसे देखते हैं, तो प्लीज ध्यान दो। सिन में हम लोग सिन को डिफाइन करेंगे, तो सिन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो बच्चों OH ग्रुप ये आपको फिक्स कर देना है, इसको देखना ही है, और इसके साथ आपको देखना है अल्फाबेटिकली। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चों, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली जो अब आपके डिफरेंट कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, देखो एक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे तो OH आपको मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन ये जो कार्बन दिख रहा है इस कार्बन पे एक एल्काइल पार्ट ऊपर है, एक एल्काइल पार्ट नीचे है, तो जो डिफरेंट एल्काइल पार्ट है वहाँ पे अल्फाबेटिकली आपको जाना है। अल्फाबेटिकली बच्चों पता है ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं वही पूरी, तो जो आपका वर्ड पहले आ जाएगा अल्फाबेट में हम उसके साथ हम रिलेट करेंगे OH को। क्या आपको मेरी बात समझ में, इसको मैं बोल सकता हूँ कि इफ अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप आर ऑन सेम साइड, ये दोनों के दोनों अगर बच्चों सेम साइड में आ जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकली प्रिफर्ड बच्चों हम लोग बिल्कुल फोकस करेंगे, अगर सेम साइड में होगा तो वहाँ पे हम लोग सिन यूज करेंगे। बाकी एंटी के लिए देखो क्या आंसर बन जाएगा, एंटी के लिए क्या अपोजिट साइड में होना चाहिए, मतलब ये OH एंड अल्फ़ाबेटिकली जो आपका ग्रुप लगा होगा इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, अगर बच्चों ये आपके अपोजिट साइड में होते हैं, कैसे अपोजिट साइड में होते हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग एंटी यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, एंटी कहाँ पे यूज करना है, सिन कहाँ पे यूज करना है कीटोक्साइम के अंदर, इतनी पॉइंट्स अभी क्लियर हो रही होगी। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं जरा एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका लोन पेयर है, यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे बेटा हाइड्रोक्सी हो गया है,
और इधर लगा लेते हैं अपन सपोज मिथाइल, और यहाँ लगा लेते हैं हम लोग C2H5। चलो बताओ क्या आंसर होगा। पहला मॉलिक्यूल ये हो गया। अब जरा बताओ इसका आंसर, जल्दी से टिक करो। सेकेंड हम लोग करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर है और आपका यहाँ हाइड्रोक्सी है। इधर मैंने कर लिया है C2H5, नीचे कर लिया है मैंने यहाँ पे CH3। चलो बताओ क्या आंसर होना चाहिए, कौन सा आपका सिन, कौन सा आपका एंटी। बहुत ही ईजी है। ये तो पहले इसके बारे में बताओ। इसके बारे में देखो, OH एंड जो आपके अल्फ़ाबेटिकली जो प्रिफर्ड ग्रुप होगा, क्या वो आपकी सेम साइड में है? तो चेक करते हैं बच्चों। इथाइल देखो E से स्टार्ट है, मिथाइल M से स्टार्ट है, तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है बच्चों? E आता है, ABCDE। M तो काफ़ी बाद में आएगा। तो मुझे फोकस करना है C2H5 पे, बाकी OH पे। तो C2H5 एंड OH कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? सेम साइड में। अगर ये सेम साइड में आपको दिख रहे हैं तो आंसर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं कौन सा बच्चों प्रीफिक्स यूज करूँ? सिन। तो मैं यहाँ पे सिन में एज ए प्रीफिक्स वर्ड यूज कर दूंगा। नीचे वाले में देखो क्या दिख रहा है, जल्दी से बताओ। इसमें तो आपको बिल्कुल आराम से आंसर आपको दिख जाएगा। क्या क्या अभी जो मैंने बताया है उसी को देखना है। हाइड्रोक्सी हो गया, ये आपका मिथाइल M से स्टार्ट होगा, इथाइल आपका E से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेटिकली E और M में कौन पहले आएगा? E पहले आता है, आपको अच्छे से पता है। तो OH और E, OH और इथाइल बच्चों कैसे हैं? अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ग्रुप और OH ग्रुप कैसे दिख रहे हैं? अपोजिट साइड में। अगर अपोजिट साइड में दिख रहे हैं तो फिर यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो आंसर आपका हो जाएगा एंटी। कन्फर्म हो गया, क्लियर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नोमेनक्लेचर की तरफ। तो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर हम लोग लेते हैं यहाँ पे एजो कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो जो हमारे एजो कंपाउंड्स हैं, एजो कंपाउंड्स बच्चों पढ़ा था नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हम लोगों ने, ठीक है। तो एजो कंपाउंड्स में किस तरीके से आंसर बनता है उस पर हम लोग देखते हैं। तो एजो कंपाउंड देखो आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, बाकी आपका लोन पेयर, एक लोन पेयर आपका यहाँ मिलेगा, बाकी हाइड्रोजन। क्वेश्चन है कि यहाँ पे सेनो एंटीएम कैसे यूज करें। तो देखो मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर मैं थोड़ा ऐसे क्लियर करता हूँ। लोन पेयर ऑन अपोजिट साइड, लोन पेयर ऑन अपोजिट साइड, अगर अपोजिट साइड में होंगे बच्चों तो देखो अपोजिट साइड का मतलब क्या है? यहाँ से एंटी वर्ड यूज हो जाएगा जी, प्रीफिक्स। और अगर यहीं पे लोन पेयर अगर आपके होते हैं, लोन पेयर ऑन सेम साइड, सेम साइड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, अगर लोन पेयर अगर आपकी सेम साइड में हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग कौन सा बेटा वर्ड यूज करेंगे? सिन। कौन सा यूज करेंगे? प्रीफिक्स हम लोग सिन यूज करेंगे, यहाँ पे एंटी करेंगे। तो बताओ जरा, जो पहला एग्जांपल दिया इसमें क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ देखो मैं और इसको एक करता हूँ, बना के देखता हूँ। यहाँ पे लोन पेयर है, एक लोन पेयर मैंने यहाँ बना दिया है, बाकी इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आपको आंसर दिख रहा है, बताओ बेटा कौन सा सेन है, कौन सा एंटी है? लोन पेयर। अब एजो में क्या देखते हैं? और एजो में देखते हैं बच्चों हम लोग लोन पेयर। क्या फोकस करते हैं? लोन पेयर को हम लोग फोकस करेंगे। तो लोन पेयर देखो अपोजिट साइड में दिख रही है कि दिख रहे हैं? बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे? यहाँ पे एंटी हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। यहाँ पे लोन पेयर क्या है बच्चों? सेम साइड में दिख रहे हैं। अगर सेम साइड में है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? सिन हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। समझ में आ गया? सनो एंटी बहुत ईजी है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे ENZ सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो ENZ सिस्टम को हम लोग समझते हैं, ENZ सिस्टम। तो ENZ सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो जनरल हमारे कंपाउंड थे उनको हम लोग किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। बाकी इसको हम लोग यही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।